जब भी कभी मिश्रा आंटी के बेटे बहू की इस बेमिसाल जोड़ी को देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मुझे ही नहीं, मोहल्ले में सभी को लगता है कि यह जोड़ी ऊपर वाले ने खास बनाई है सोच समझकर। इस जोड़ी में इतनी मिठास है कि क्या बताऊँ। खैर, मैं दूसरों को देखकर ही खुश रह सकती हूँ। मेरी कहानी तो पूछो मत। पति ऐसा नकचढ़ा मिला है कि क्या बताऊं। सतीश की इस तुनक मिजाज व्यवहार से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। ऐसा लगता है कि हमारी पटरी कभी साथ बैठ ही नहीं सकती। अभी हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुए हैं। अभी तो पूरी जिंदगी साथ काटनी है। शादी से पहले पता नहीं किस गलत फहमी में जी रही थी कि ऐसा हमराही मिलेगा कि मिलकर हंसी खुशी जिंदगी काटूंगी। सोचा था नकली गुस्सा होकर, नखरी दिखाकर, मुंह फुलाकर सारी बातें मनवा लूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है सब। सतीश को तो जैसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं। ऐसा लगता है कि जबरदस्ती थोप दी गई हूँ उन्हें मैं। लेकिन इस एक चीज़ में मैं खुश नसीब हूँ। पहले मैंने सोचा था सांस बुरी भी मिलेगी तो चल जाएगा, लेकिन सांस तो मेरी इतनी अच्छी है कि क्या बताऊँ। शायद उनकी कोई बेटी नहीं है ना, इसीलिए मुझे बेटी का दर्जा देती आ रही हैं। एक दिन की बात है, मेरा और सतीश का लगभग झगड़ा होने ही वाला था। दरअसल बात यह थी कि सतीश को ऑफिस की एक बड़ी प्रोजेक्ट के दौरान दिल्ली जाना था, जिसकी तैयारियां लगभग 1 हफ्ते पहले से ही शुरू हो गई थी। सतीश ने मुझसे कहा था कि मैं उनका एक शर्ट प्रेस कर दूं। उन दिनों मेरा मूड बहुत ख़राब था और ऊपर से मेरे ऊपर बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी एक साथ आ चुकी थी। मैंने सिर्फ जवाब में इतना ही कहा कि तुम खुद कर लो, मेरे हाथ बिजी हैं। तुनक मिजाज सतीश भड़क उठा और कहने लगा कि यह तुम मुझे तुम कहकर क्यों बुलाती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें मुझे तुम नहीं आप कहकर पुकारना चाहिए। तो फिर तुम मुझे तुम कहकर क्यों पुकारते हो? तुम भी तो मुझे आप कह सकते हो। बस इतनी सी छोटी बात में हम दोनों का झगड़ा हो गया और बीच बचाव करने मांझी आ गई और हम दोनों को उन्होंने बड़े प्यार से समझाया। इस तरह की हमारी नोक झोंक हमेशा चलती रहती है और मैं कहाँ झुकने वाली थी। और इसकी शुरुआत तब हुई जब मैंने सतीश को अच्छे से परख लिया। मुझे याद है, शादी के बाद हनीमून मनाकर जब लौटी थी तो खुद को हवा में उड़ता पाती थी, लेकिन इस नशे को काफूर होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। रविवार की एक खुशनुमा सुबह जब मैंने सतीश से फिर से जॉब ज्वाइन करने के बारे में पूछा तो उनके रूखे जवाब ने मुझे एक और झटका दे दिया। क्या ज़रूरत है जॉब करने की? मैं तो कमा ही रहा हूँ। सतीश के इस उत्तर को सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन शादी से पहले भी तो मैं नौकरी करती थी। शादी से पहले तुम्हारा खर्च तुम्हारे पिता को भारी पड़ता होगा। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जैसी मेरी मर्जी होगी वैसा तुम्हें रखूँगा। इस बारे में मुझे कोई राय नहीं चाहिए। इन्होंने मुझ पर पैनी नज़र डालते हुए कहा। अपने परिवार पर की गई टिप्पणी तीर की तरह चुभी थी मुझे, अतः फुफकार उठी। मैं नौकरी खर्चा निकालने के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए करती थी और अब भी करूँगी। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। इतना कहकर मैं वहाँ से जाने लगी। तभी पीछे से सतीश का ठंडा स्वर सुनाई दिया। ठीक है, करो नौकरी, लेकिन फिर मुझसे एक भी पैसे की उम्मीद मत करना। एक पल को मेरे पैर वहीं ठिठक गए, लेकिन मैं स्वाभिमानी थी, इसीलिए बिना उत्तर दिए कमरे से निकल गई। अब तक काफ़ी कुछ बदल चुका था हमारे बीच। सतीश को तो खैर वैसे भी कुछ मतलब नहीं था मुझसे, और अब मैंने भी दिमाग पर जोर डालना काफ़ी हद तक छोड़ दिया था। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहते। शाम को थक हार कर खाना खाकर अपने अपने लैपटॉप में खोए रहते। अब तो लड़ने का भी मन नहीं करता था। पहले की तरह अब हमारा झगड़ा कई कई दिनों तक नहीं चलता था, बल्कि कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो जाता। उसका अंत करने में अक्सर मैं ही आगे रहती। मुझे
अब सतीश से बहस करने का कोई औचित्य नज़र नहीं आता था। इसका मतलब यह नहीं था कि मैंने सतीश के सत्तावादी रवैये से हार मान ली थी। उसकी हर बात का जवाब देने में मुझे अब आनंद आने लगा था। उस दिन परिवार में पार्टी थी। उन्होंने मुझे शाम को जल्दी घर आने को कहा। वे अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही मैंने सपाट स्वर में उत्तर दिया, मुझे ऑफिस में देर तक काम है, तुम चले जाना। अरे पर मैं अकेली कैसे जाऊंगा? वहाँ लोग क्या कहेंगे? वे परेशान होकर बोले। वही जो हर बार मेरे अकेली मायके जाने पर मेरे घर वाले कहते हैं। कहकर मैं जोर से दरवाज़ा बंद कर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। आंखों में आंसू थे, पर इनके कारण मैं सतीश के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। उन्हें कभी एहसास नहीं होता था कि वे क्या गलत कर जाते हैं। उन्हें इस तरह वक्त बेवक्त सुनाकर मुझे लगता था कि शायद उन्हें समझा पाऊँ उनके व्यवहार में क्या कमी है, लेकिन बेरुखी का जवाब बेरुखी से देना फासला ही बढ़ाता है। कभी कभी लगता है कि सतीश को प्यार से समझाऊं। कई बार कोशिश भी की, लेकिन रिश्ते में मिठास बनाए रखने का प्रयास दोनों ओर से होता है। पलक मूंद कर सतीश के साथ बिताए उन खूबसूरत पलों को फिर से याद करने लगी। सतीश, मैंने लड़खड़ाते हुए उन्हें पुकारा। हाँ बोलो। सतीश, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वे अब भी अपने लैपटॉप में खोए थे। सतीश, मेरे मुंह से मारे घबराहट के कुछ निकल ही नहीं रहा था कि पता नहीं सतीश क्या प्रतिक्रिया देंगे। बोलो भी करिश्मा, क्या बात है? आखिरकार उन्होंने लैपटॉप से अपनी नज़रें हटाकर मेरी तरफ देखा। सतीश, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने सतीश से नज़रें चुराते हुए कहा। क्या? उन्होंने झटके से लैपटॉप को हटाते हुए खुशी से कहा। मैंने उनकी तरफ देखा। सतीश के चेहरे पर इतनी खुशी मैंने कभी नहीं देखी थी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हमारे लिए यह सबसे बड़ी खुशी की बात है करिश्मा। इस बात पर तो पार्टी होनी चाहिए भाई। और फिर मेरा माथा चूम लिया। उस रात काफ़ी वक्त के बाद अपने रिश्ते की गर्माहट मुझे महसूस हुई। उस रात सतीश कुछ अलग थे, रोज़ाना की तरह रूखे नहीं थे। मुझे तो लगा था कि सतीश यह खबर सुनकर खुश नहीं होंगे। हर दूसरे दिन वे पैसे की तंगी का रोना रोते थे, जबकि हम दोनों की ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ही घर में आ रहा था। उनकी इस परेशानी का कारण मुझे समझ नहीं आता था। उस पर घर में नए सदस्य के आने की बात मुझे उन्हें और अधिक परेशान करने वाली लगी। लेकिन सतीश की प्रतिक्रिया से मैं खुश थी, बहुत खुश। ऐसा लगता था कि सतीश बदल गए हैं। रोज़ मेरे लिए नए नए उपहार लाते, चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाते, मेरे खाने पीने का वे खुद ख्याल रखते। ऑफिस के लिए लेट हो जाना भी उन्हें नहीं अखरता। मुझे नाश्ता कराकर दवा देकर ही ऑफिस के लिए निकलते थे। अक्सर मेरी और अपनी माँ से मेरी सेहत को लेकर सलाह लेते। मेरे लिए यह सब नया था, सुखद भी। सतीश ऐसे भी हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। उनका उत्साह देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मुझे तुम्हारी तरह एक प्यारी सी बेटी चाहिए। एक रात सतीश ने मेरे बालों में उंगलियां घुमाते हुए कहा। लेकिन मुझे तो लड़का चाहिए, ताकि ससुराल में पति का रौब ना झेलना पड़े। मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा। अच्छा, और अगर वह घर जमाई बन बैठा तो? सतीश के इतना कहते ही हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। मजाक तक ठीक है सतीश, लेकिन माँ जी तो बेटा ही चाहेंगी ना? मैंने थोड़ी गंभीरता से पूछा। तुम माँ की चिंता ना करो, उन्होंने ही तो मुझसे कहा है कि उन्हें पोती ही चाहिए। दरअसल माँ जी अपने गुरु के आदेशों का पालन कर रही थी। गुरु का कहना था कि लड़की होने से सतीश को तरक्की मिलेगी। इस गुरु के पास एक दो बार माँ जी मुझे भी लेकर गई थी। घर के हर छोटे बड़े काम से पहले गुरु से पूछना इस घर की रीत थी। अब जब गुरु ने कह दिया कि घर में बेटी ही आनी चाहिए, माँ बेटा दोनों दोहराते रहते। माँ जी,
मेरी डिलीवरी के 3 महीने पहले ही आ गई थी। उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाने की सोच रही थी, पर सतीश ने मना कर दिया। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा करिश्मा, उन्होंने कहा। अब मुझे माँ बेटे के व्यवहार पर कुछ शक सा होने लगा। मेरा यह शक कुछ ही दिन बाद सही भी साबित हुआ। ये खिलौने किस लिए सतीश? मुझे पूरा 1 घंटा इंतज़ार कराने के बाद यह सरप्राइज़ दिया था सतीश ने। समायरा के लिए और किसके लिए जान? समायरा नाम पसंद किया था सतीश ने हमारी होने वाली बेटी के लिए। और समायरा की जगह बेटा हुआ तो? मैंने फिर चुटकी लेते हुए कहा। हो ही नहीं सकता, गुरु ने कहा है तो बेटी ही होगी। मैंने उनकी बात सुनकर अविश्वास से सिर हिलाया। हाँ, गुरु से याद आया कि कल हम सबको उनके आश्रम जाना है। उन्होंने तुम्हें अपना आशीर्वाद देने बुलाया है, उन्होंने कहा। मैं चुपचाप लेट गई। मेरे लिए इस हालत में सफ़र करना बहुत मुश्किल था। गुरु का आश्रम घर से दूर था और इतनी देर तक कार में बैठे रहना मेरी बस का नहीं था। सतीश और उनकी माँ से बहस करना बेकार था। मेरी कोई भी दलील उनके आगे नहीं चलने वाली थी। अगले दिन हम सुबह आश्रम पहुँच गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जश्न की तैयारी थी। गुरु ने आज हमारे लिए खास पूजा की तैयारी की है, माँ जी ने बताया। कुछ ही देर में हवन शुरू हो गई। पता नहीं सतीश ने कितने पैसे खर्च किए होंगे। सतीश तो समझदार है ना, लेकिन नहीं, जो माँ ने कह दिया वह काम आंखें मूंद कर करते जाना है। इस मामले में मुझे मेरी सांस बुरी लगती। हवन खत्म होने के बाद गुरु ने सभी को पेड़े दिए। उसके बाद उनके प्रवचन शुरू हो गए। उन बोझिल प्रवचनों से मुझे नींद आने लगी। मैं सतीश को जब यह बताने लगी तो माँ जी बीच में ही बोल पड़ी। नींद आ रही है तो यही आराम कर लो ना, बहुत शांति है यहाँ। नहीं माँ जी, मैं घर जाकर आराम कर लूँगी, मैंने संकोच से कहा। अरे, ऐसे वक्त में सेहत के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। मैं अभी गुरु से कहकर इंतज़ाम करवाती हूँ। 5 मिनट में ही गुरु की 2 शिष्याएं मुझे विश्राम कक्ष की ओर ले चलीं। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। बिस्तर पर लेटते ही कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो सिर भारी लग रहा था। कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैंने हल्की सी आवाज़ देकर सतीश को बुलाया। शायद वे कमरे के बाहर ही खड़े थे। आवाज़ सुनते ही आ गए। अभी हम आश्रम से कुछ ही मीटर की दूरी पर आए थे कि मेरे पेट में जोर का दर्द उठा। मुझे बेचैनी हो रही थी। सतीश के चेहरे पर जहाँ परेशानी थी वहीं माँ जी मुझे धैर्य बंधाने की कोशिश कर रही थीं। मुझे खुद से ज़्यादा अपने बच्चे की चिंता हो रही थी। कब हॉस्पिटल पहुँचे, उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो खुद को हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाया। शाम को माँ जी मुझसे मिलने आई, लेकिन मेरी नज़रें सतीश को ढूंढ रही थी। वह किसी काम में फंस गया है, कल सुबह आएगा तुमसे मिलने, माँ जी ने झिझकते हुए कहा। मगर सतीश अगली सुबह नहीं आए। अब तक मैं यह तो जान ही चुकी थी कि मैं अपना बच्चा खो चुकी हूँ, लेकिन उसका कारण नहीं समझ पा रही थी। ना तो मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर थी और ना ही कोई मानसिक परेशानी थी। मुझे कोई चोट भी नहीं पहुँची थी। फिर वह क्या चीज़ थी जिसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। 2 दिन बाद सतीश मुझसे मिलने आए। न जाने क्यों मुझसे नज़रें चुरा रहे थे। पिछले कुछ महीनों का दुलार स्नेह सब गायब था। माँ जी के व्यवहार में भी एक अजीब सी झिझक मुझे हर पल महसूस हो रही थी। खैर, मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद माँ जी चली गई, लेकिन मेरे और सतीश के बीच की खामोशी गायब होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद मुझसे ज़्यादा सतीश उस बच्चे को लेकर उत्साहित थे। कई बार मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी अपनी नाराज़गी को लेकर मुंह नहीं खोला। उस दिन से लेकर आज तक कुछ नहीं बदला था। एक ही घर में हम दोनों अजनबियों की तरह रह रहे थे। अब ना तो सतीश का गुस्सैल रूप दिखता था और ना ही स्नेहिल। अजीब से कवच में छिप गए थे सतीश।
अचानक आई तेज खांसी ने मेरी विचार श्रृंखला को तोड़ दिया। पानी पीने के लिए उठी तो छाती में दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। पानी पी पी कर जैसे तैसे रात काटी। सुबह उठी तब भी बदन में हरारत हो रही थी। बिस्तर पर पड़े रहने से और मैं बीमार पड़ूंगी, यह सोचकर उठ खड़ी हुई। सतीश के लिए नाश्ता बनाते वक्त भी मैं खांस रही थी। तुम्हें काफ़ी दिनों से खांसी है, पूरी रात खांसती रहती हो, नाश्ते की टेबल पर सतीश ने कहा। उनकी आवाज़ सुनकर मैं लगभग चौंक पड़ी। पिछले कुछ दिनों से उनकी आवाज़ ही मैं भूल चुकी थी। बस मामूली सी है, ठीक हो जाएगी, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कितनी थकी हुई लग रही हो तुम, कितनी रातों से नहीं सोई हो, सतीश ने माथा छूकर कहा। अरे तुम तो बुखार से तप रही हो, चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन सतीश, मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन सतीश नाश्ता बीच में ही छोड़कर खड़े हो चुके थे। गाड़ी चलाते वक्त सतीश के चेहरे पर फिर से वही परेशानी, मेरे लिए चिंता दिख रही थी। मेरा बीमार शरीर भी उनकी इस फिक्र को महसूस कर आनंदित हो उठा। जांच के बाद डॉक्टर ने कई टेस्ट लिख दिए। इधर सतीश मेरे लिए इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे, उधर मैं उनकी इस भाग दौड़ पर निहाल हुए जा रही थी। मेरी रिपोर्ट अगले दिन आनी थी। सतीश मुझे लेकर घर आ गए। ऑफिस में फ़ोन करके 3 दिन की छुट्टी ले ली। मेरे ऑफिस में भी मेरे बीमार होने की सूचना दे दी। कितने दिन ऑफिस नहीं जाओगे सतीश? मैं घर का काम तो कर ही सकती हूँ। सतीश को चाय बनाते हुए देख मैं सोफे से उठने लगी। चुपचाप लेटी रहो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे झिड़कते हुए कहा। अच्छा, मुझे काम मत करने दो, माँ जी को बुला लो, मैंने सुझाव दिया। कुछ देर तक सतीश ने अपनी नज़रें नहीं उठाई, फिर दबे स्वर में कहा, नहीं, माँ को बेवजह परेशान करने का कोई मतलब नहीं है, मैं बाई का इंतज़ाम करता हूँ। बाई? सतीश ठीक तो है, मैंने सोचा। एक बार जब मैंने झाड़ू पोछे के लिए बाई का जिक्र किया था तो सतीश भड़क उठे थे। बाइयाँ घर का काम बिगाड़ती हैं, आज तक तुम्हें घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं हुई थी, अब अचानक क्या दिक्कत आ गई? सतीश, तुम्हें पता है ना, मुझे पेन रहता है, दर्द के कारण रात भर सो नहीं पाती। मैंने जिद की, देखो करिश्मा, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि घर में बाई लगा सकें। उन्होंने अपना रुख नरम करते हुए कहा। मगर मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, अतः बोली, अरे उसकी तनख्वाह मैं अपने पैसों से दे दूंगी। मेरी बात सुनते ही सतीश का पारा चढ़ गया। बोले, अच्छा अब तुम मुझे अपने पैसों का रौब दिखाओगी? नहीं सतीश, ऐसा नहीं है, मैंने सकपकाते हुए कहा। इस घर में कोई बाई नहीं आएगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो माँ को बुला लेंगे, उन्होंने करवट लेते हुए कहा। आज वही सतीश माँ जी को बुलाने के बजाय बाई रखने पर जोर दे रहे थे। पिछले कुछ दिनों से सतीश सिर्फ मुझसे ही नहीं माँ जी से भी कटने लगे थे। अब तो माँ जी का फ़ोन आने पर भी संक्षिप्त बात करते थे। कहाँ क्या गड़बड़ थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। अपना बच्चा खोने के कारण मुझे कसूरवार मानकर रूखा व्यवहार करना समझ आता था, लेकिन माँ जी से उनकी नाराज़गी को मैं समझ नहीं पा रही थी। अगली सुबह हॉस्पिटल जाने से पहले ही माँ जी का फ़ोन आ गया। सतीश बाथरूम में थे तो मैंने ही फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ करिश्मा, कैसी हो बेटा? मेरी आवाज़ सुनते ही माँ जी ने कहा। ठीक हूँ माँ जी, आप कैसी हैं? मैंने पूछा। बस ठीक हूँ, सतीश से बात कराना ज़रा। तभी सतीश बाथरूम से निकल आए तो मैंने मोबाइल उनके हाथ में थमा दिया। उनकी बातचीत से तो नहीं, लेकिन इनके स्वर की उलझन से मुझे कुछ अंदेशा हुआ। क्या हुआ? माँ जी किसी परेशानी में है क्या? सतीश के फ़ोन काटने के बाद मैंने पूछा। अरे उन्हें कहाँ कोई परेशानी हो सकती है, उनकी रक्षा के लिए तो गुरु है ना, उन्होंने कड़वाहट से उत्तर दिया। वह उनकी आस्था है सतीश, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? उनका यह विश्वास तो सालों से है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ अब तक तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, अब अचानक क्या हुआ? मैंने शांत स्वर में पूछा।
ऐसी आस्था किस काम की करिश्मा जो किसी की जान ले ले। उन्होंने नम स्वर में कहा। मैं अचकचा गई। जान? माँ जी किसी की जान थोड़े ही लेंगी सतीश, तुम भी ना। माँ नहीं, लेकिन उनकी आस्था एक जान ले चुकी है। सतीश का स्वर गंभीर था। वे सीधे मेरी आंखों में देख रहे थे। उन आंखों का दर्द मुझे आज नजर आ रहा था। मैं चुप थी। नहीं चाहती थी कि कई महीनों से जो मेरे दिमाग में चल रहा है वह सच बनकर मेरे सामने आए। मेरी खामोशी भांपकर सतीश ने कहना शुरू किया। हमारे बच्चे का गिरना कोई हादसा नहीं था करिश्मा, वह माँ जी की अंधी आस्था का नतीजा था। मैं भी अपनी माँ के मुँह में अंधा होकर वही करता रहा जो वे कहती थी। उस दिन जब हम गुरु के आश्रम गए थे तो तुम्हें बेहोश करने के लिए तुम्हारे प्रसाद में कुछ मिलाया गया था, ताकि जब तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच हो तो तुम्हें पता ना चले। माँ और मैं गुरु के पास बैठे थे। वहाँ क्या हो रहा था उसकी मुझे भनक तक नहीं थी। थोड़ी देर बाद गुरु ने माँ से कुछ सामान मंगाने को कहा। मैं अचकचा गया। मैं सामान लेने बाहर चला गया। जब तक वापस आया तुम होश में आ चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ तुम जानती हो। सतीश का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। लेकिन सतीश, इसमें माँ जी कहाँ दोषी है? तुम केवल अंदाज के आधार पर उन पर आरोप कैसे लगा सकते हो? मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए पूछा। मेरा दिल अब भी माँ जी को दोषी मानने को तैयार नहीं था। सतीश खुद को संयमित करके फिर बोलने लगे। यह मेरा अंदाजा नहीं है करिश्मा। जिस शाम तुम हॉस्पिटल में दाखिल हुई मैंने माँ को गुरु को धन्यवाद देते हुए सुना। उनका कहना था कि गुरु की कृपा से हमारे परिवार के सिर से काला साया हट गया। मैंने माँ से इस बारे में खूब बहस की। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि माँ हमारे बच्चे के साथ ऐसा कर सकती हैं। अब सतीश मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। मेरी आंखें जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर सब टूट गया हो। लड़खड़ाती हुई आवाज़ में मैंने पूछा, लेकिन क्यों सतीश? सब कुछ तो उनकी मर्जी से हो रहा था। क्या गुरु के मुताबिक मेरे पेट में लड़की नहीं थी? सतीश मुझे निःशब्द ताकते रहे, फिर अपनी आंखें बंद कर बोलने लगे। वह लड़की ही थी करिश्मा। वह हमारी समायरा थी। हमने उसे गवा दिया। एक बेवकूफ़ी की वजह से हमसे बहुत दूर चली गई है। सतीश अब फूट फूट कर रो रहे थे। इतने दिनों में जो दर्द उन्होंने अपने सीने में दबा रखा था वह अब आंसुओं के जरिए निकल रहा था। पर माँ जी तो लड़की ही चाहती थी ना, और गुरु ने भी यही कहा था। मैं अब भी असमंजस में थी। माँ कभी लड़की नहीं चाहती थी करिश्मा, तुम सही थी। उन्होंने हमेशा एक लड़का ही चाहा था। जब से गुरु ने हमारे लिए लड़की होने की बात कही थी तब से वे परेशान रहती थी। वे अक्सर गुरु के पास अपनी परेशानी लेकर जाने लगी। गुरु माँ की इस कमजोरी को भाप गया था। उसने पैसे ऐंठने के लिए माँ से कह दिया कि अचानक ग्रहों की स्थिति बदल गई है। इस खतरे को सिर्फ और सिर्फ एक लड़के का जन्म ही दूर कर सकता है। उसने माँ से एक अनुष्ठान कराने को कहा ताकि हमारे परिवार में लड़के का जन्म सुनिश्चित हो सके। माँ को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। उन्होंने मुझे इस बात की कानों कान खबर न होने दी। पूजा वाले दिन जब मैं आश्रम से बाहर गया तो गुरु और उसकी शिष्यों ने तुम्हारे भ्रूण की जांच की तो पता चला कि वह लड़की थी। अब गुरु को अपने साम्राज्य पर खतरा मंडराता प्रतीत हुआ जब उसने माँ से कहा कि ग्रहों ने अपनी चाल बदल डाली है। अब अगर बच्चा नहीं गिराया गया तो परिवार को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। माँ ने अनहोनी के डर से हामी भर दी। एक ही पल में हमने अपना सब कुछ गवा दिया। सतीश ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। मैं तो जैसी जड़ हो गई। वे एक माँ होकर ऐसा कैसे कर सकती थी? उस बच्चे में उनका भी खून था। वे उसका कत्ल कैसे कर सकती थी? माँ तुम्हें अब भी उस गुरु के पास चलने को कह रही थी। मैंने अविश्वास से पूछा। नहीं, अब उन्होंने कोई और चमत्कारी बाबा ढूंढ लिया है जिसके प्रसाद मात्र की सेवन से सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। तो क्या माँ जी की आंखों से गुरु की अंधी भक्ति का पर्दा हट गया? मैंने पूछा। सतीश गंभीर हो गए। नहीं, उन्हें मजबूरन भक्ति त्यागनी पड़ी।
वह गुरु अब जेल में है। जिस रात मुझे उसकी असलियत पता चली, मैं धड़धड़ाता हुआ पुलिस के पास पहुंचा। अपने बच्चे के कातिल को मैं इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। अगली सुबह पुलिस ने आश्रम पर छापा मारा तो लाखों रुपयों के साथ सोनोग्राफी मशीन भी मिली। उसे और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसको उसके अपराध की सज़ा दिलाने में व्यस्त होने के कारण कुछ दिन मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल नहीं आ पाया था, सतीश कहकर मैं उनसे लिपट गई। अब तक रोकी हुई आंसुओं की धारा अविरल बह निकली। सतीश का स्पर्श मेरे अंदर भरे दुख को बाहर निकाल रहा था। आप इतने वक्त से मुझसे नज़रें क्यों चुरा रहे थे? मैंने थोड़ी देर बाद सामान्य होकर पूछा। मुझे तुमसे नज़रें मिलाने में शर्म महसूस हो रही थी। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी भी गलती थी। पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं माँ के बेतुके आदेशों का आंख मूंद कर पालन करता रहा। मुझे अपने आप को सजा देनी ही थी। उनके स्वर में बेबसी साफ झलक रही थी। मैंने और कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर सतीश के सीने पर टिका दिया। शाम के वक्त हम हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेकर लौट रहे थे। मुझे टीबी थी। डॉक्टर ने समय पर दवा और अच्छे खान पीन की पूरी हिदायत दी थी। कार में एक बार फिर चुप्पी थी। सतीश और मैं दोनों ही अपनी उलझन छिपाने की कोशिश कर रहे थे। तभी सतीश की फ़ोन की घंटी बजी। माँ का फ़ोन था। सतीश ने कार रोककर फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। माँ जी बिना किसी भूमिका के बोलने लगी। मैं यह क्या सुन रही हूँ सतीश? करिश्मा को टीबी है? हॉस्पिटल में मोनिका भाभी का फ़ोन आने पर सतीश ने उसे अपनी परेशानी बताई थी। शायद उसी से माँ को मेरी बीमारी के बारे में पता चला था। पहले अब शकुनी बच्चा और अब टीबी। मैं तो कहती हूँ कि इसे एक बार बाबा जी का प्रसाद खिला लाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। सतीश गुस्से में कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन मैंने हल्के से उनका हाथ दबा दिया। अतः थोड़ी शांत स्वर में बोले, अब मैं अपनी करिश्मा को किसी गुरु के पास नहीं ले जाने वाला, और बेहतर यही होगा कि आप भी इन सब चक्करों से दूर रहो। करिश्मा को यह बीमारी उसकी शारीरिक कमजोरी के कारण हुई है। इतने वक्त तक वह मेरी उपेक्षा का शिकार रही है। वह आज तक एक बेहतर पत्नी साबित होती आई है, लेकिन मैं ही हर पल उसे नकारता रहा। अब मुझे अपना पति फर्ज निभाना है। उसका अच्छी तरह ख्याल रखकर उसे जल्द से जल्द ठीक करना है। माँ जी फ़ोन काट चुकी थी। इस एक घटना के बाद मैंने माँ जी से दूरी बना ली, क्योंकि ऐसी औरत का साया मुझे अपने आसपास नहीं चाहिए जो किसी भी हद तक गुजर जाए। सजा की पात्र तो वह भी थी, क्योंकि इन सब में उनकी खास भूमिका थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सतीश के कारण चुप थी। वैसे भी वह बड़ी जेठानी के साथ ही रहती थी। घर लौटते वक्त सतीश का बार बार प्यार भरी नज़रों से मुझे देखना मुझ में नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।